आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो अर्ली वैदिक पीपल के बारे में पढ़ेंगे, और खास करके अर्ली वैदिक यानी कि ऋग्वेद के समय के लोगों के रहन सहन समाज के बारे में जानेंगे। मेरा जो रेफरेंस है वो आर.एस. शर्मा है, मैं जिस बुक को रेफर कर रहा हूं, और प्लस मेरा रिसर्च जो मैं इधर उधर से पढ़ा है, जो मैंने इधर उधर से पढ़ा है। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको कि जो ऋग्वेद है वो ब्राह्मण धर्म का, बहुत सारे राइटर्स हिंदू धर्म नहीं लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि हिंदू वर्ड जो है वो सिंधु का एक गलत प्रोनाउंसिएशन के कारण आया है। तो हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, ये बतलाता है कि सिंधु नदी के से लेके ये हिंद महासागर तक, ये और हिमालय, सिंधु नदी और हिंद महासागर के बीच में जो लोग रहते हैं उनको हिंदू बोला जाता था, वो सारे लोगों को हिंदू बोला जाता था। तो उसके क्यों बोला गया वो जस्ट हम अभी आपको बता रहे हैं। तो ऋग्वेद और जैन अवेस्ता जो कि पारसियों का किताब है, इसमें बहुत सारा सिमिलरिटी है। बहुत सारा सिमिलरिटी में मैंने आपको बताया था कि डेपरन, अब्राहम डेपरन व्यक्ति एक जो थे, जो पारसियों के जैन अवेस्ता की खोज कर रहे थे, उसके भूले हुए पार्ट्स को खोज रहे थे। तो 1755 में बॉम्बे आए और यहां से उन्होंने जैन अवेस्ता का कुछ पार्ट एक पारसी पृष्ठ से लिया और फ्रांस में जाके उसको ट्रांसलेशन करवाया और उसको पब्लिश किया जैन अवेस्ता के नाम पे। तो फ्रेंच पब्लिशर ने और वहां के जो लिंग्विस्टिक थे और वहां के जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने ये कह के नकार दिया कि ये घटिया संस्कृत का कॉपी है, यानी कि ये संस्कृत का एक घटिया क्या बोलते हैं उसको, फॉर्जरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, चोरी कह सकते हैं या इमिटेशन है, ये कह के उन्होंने काट दिया। वो क्यों था? क्योंकि जैन अवेस्ता में सरस्वती को हरख्वत लिखा गया है, असुर को अहुर लिखा गया है, मधु को साफ साफ मधु लिखा जाता है, हम लोग देव बोलते हैं यानी कि देवता, और वो लोग देव लिखता है, देव लिखता है, यानी कि बहुत सारा सिमिलरिटीज है। यम हम लोग बोलते हैं, वो लोग यम बोलता है, हम लोग यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं, वो लोग यश्न बोलता है, यानी कि हूं बहु समानता है। तो इस आधार पे हम लोग जैन अवेस्ता का कुछ पार्ट और इधर उधर से जो लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं उसके आधार पे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आती है, जो थ्योरी सबसे पहली है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा हल्ला होता है कि ये लोग आए कहां से। ये सभी को पता है कि आर्यंस जो हैं वो भारत के इंडिजीनियस रेस नहीं है, वो भारत की इंडिजीनियस रेस नहीं है। भारत की इंडिजीनियस रेस मुंडा और द्रविड़ है, ये लोग बाहर से आए। लेकिन कहां से आए इसके बारे में थ्योरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन किसी के बारे में एकदम ठोस तरीके से कहना मुश्किल है। जैसे कि मैंने आपको कल बहुत सारा एग्जांपल दिया था, जैसे घोड़े का बलि देना यूक्रेन में पाया जाता है, जमीन के नीचे रहना यूक्रेन में पाया जाता है, लेकिन घोड़ा सबसे पहले आपको वोल्गा नदी के किनारे मिला था, वहां सबसे ज्यादा मिलता है, तो वहां से भी आने का चांसेस है। ईरान इराक में जैन अवेस्ता था, तो वहां से आने का चांसेस है। यानी कि थ्योरीज बहुत सारी हैं, बट कोई एक श्योर शॉर्ट थ्योरी नहीं माना गया है। अब क्या क्या है थ्योरीज वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैं जो छोटी छोटी स्टोरीज है जो उतनी फेमस नहीं उनके बारे में बताता हूं, जो एग्जाम में पूछ सकता है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये लोग आर्कटिक रीजन से आए थे। ठीक है, फिर दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये लोग तिब्बत से आए थे, आर्यंस तिब्बत से आए थे। फिर एक मुलर, मॉर्टिमर व्हीलर, मैक्स मुलर जो थे, मैक्स मुलर ने कहा था कि ये लोग, मैक्स मुलर ने भी कहा था, एक सेकंड मैं आपको दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा, आपको दिख रहा है पेपर, दिख रहा है आपको, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है। तो मैक्स मुलर ने भी यही बात बोली कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। जेसी रॉड ने बोला कि ये लोग बैक्टीरिया से आए थे, शायद, एक सेकंड मैं इसके बारे में थोड़ा कंफर्म नहीं हूं, बट शायद यही बोला था, मेरे दिमाग से शायद निकल गया हो। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग वही पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड है।
तो हम लोग आर एस शर्मा को लेते हैं, और आर एस शर्मा ने जो बात बोली, यानी कि राम शरण शर्मा ने जो बात बोली है, वो उन्होंने बोला कि ये लोग एंड्रोनोवा कल्चर से आए। पहले, सबसे पहले इनका उदय एंड्रोनोवा कल्चर में हुआ, उसके बाद ये लोग बीएमएसी यानी कि इसको बोलते हैं बैक्टीरिया मार्जीनिया आर्केलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, यहां पे आए, और फिर वहां के थ्रू ये लोग इंडिया आए। ये बोलते हैं आर एस शर्मा के द्वारा लिखा गया है। जोशी रॉड भी यही बात बोल रहे थे, और हर्ष ने भी यही बात बोली है। हर्ष ने बोली है कि ये लोग तुर्की से आए थे। हर्ष ने बोला था कि ये लोग तुर्की से आए थे, लेकिन ये लगभग सभी एक ही जगह का बात कर रहे हैं। ठीक है, कंफर्म कोई सोर्स नहीं है। अब आप बोलिए कि सर ये एंड्रोनोवा क्या है, बीएमएसी क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। अभी दिखाता हूं मैं आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये जो रीजन है, इसी को बोलते हैं एंड्रोनोवा कल्चर, और ठीक इसके नीचे है बीएमएसी। ये हट गया, फिर आपको बता देता हूं, एक सेकंड में आपको, रुक जाइए, इसको इरेज करता हूं, फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो रीजन है, ये जो मैंने अभी मार्क किया, इसी को बोलते हैं एंड्रोनोवा, और ये ईरान, इराक, सीरिया, इजराइल, ये सबसे का थोड़ा सा पोर्शन लिए हुए हैं। और उसके बाद ये है बीएमएसी, बैक्टीरिया मार्जीनिया कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा सा अफगानिस्तान का पार्ट इसमें आता है। बैक्टीरिया अफगानिस्तान को ही बोलते हैं, याद रखिएगा अगर कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, ये पार्ट आता है, और एंड्रोनोवा में ईरान, इराक के बहुत सारे पार्ट, थोड़ा सा ग्रीस व्रीस का भी पार्ट आ जाता है, उज्बेकिस्तान वगैरह भी आता है। तो कहा गया कि ये लोग पहले यहां से चले, और यहां से माइग्रेट होकर बीएमएसी यानी कि यहां पे आए, और फिर यहां से यहां आके बसे, इस एरिया में, और फिर यहां से ये जो आपको दिख रहा है वैदिक इंडो आर्यंस, आप लोग देख रहे होंगे फोटो में, जहां पे मैंने मार्क किया, यहां पे फाइनली ये लोग सेटल्ड हुए। ठीक है, तो आप लोगों ने फोटो देख लिया। अगर समझ में आ गया होगा तो मैं फोटो को हटा दूं। फोटो दिखा आप लोगों को ना? हेलो, समझ में आया किस जगह की बात की जा रही है? अरे समझ में आया? हेलो, अरे समझ में आया? बोलेगा कोई? तुम लोग बोलता क्यों नहीं है जी? ठीक है, अब इसके बाद अब आप लोगों को थोड़ा सा लेके चलते हैं हम। ये हो गया कि ये लोग कहां से आए थे, अब क्यों आए। तो सबसे पहली बात जानिए कि ऑब्वियसली हर कोई भोजन की तलाश में ही आता है। कहीं कोई माइग्रेट करता है तो भोजन की तलाश में ही माइग्रेट करता है, और प्लस इनके पास थे घोड़े, हॉर्सेस, ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल था इन लोगों के लिए। और घोड़े कहां से शुरू हुए? तुर्की से। एक सेकेंड, बोल। अच्छा ठीक, पढ़ते ठीक, ठीक है। तो इनके पास थे घोड़े, और सबसे पहले, और आज भी कहा जाता है कि सबसे महंगा दुनिया में अगर कोई घोड़ा बिकता है तो वो बिकता है अरबी घोड़े, यानी कि इनके पास घोड़े बहुत बढ़िया थे। इसके थ्रू ये लोग माइग्रेट होते आए, धीरे धीरे माइग्रेट हुए, और माइग्रेट होते हुए ये लोग सबसे पहले अफगानिस्तान में आके बसे। और ये लोग रियली में अफगानिस्तान ही आना चाहते थे, क्योंकि ये जो हिंदू कुश पर्वत है और जो हिमालय है, इसकी वजह से इन लोगों को इंडिया के बारे में पता था नहीं। तो ये लोग मैक्सिमम अफगानिस्तान तक ही आना चाहते थे कि हम लोग अफगानिस्तान तक जाएंगे। बट जब वो अफगानिस्तान आए तो फिर उन लोगों को पता चला कि यहाँ पे तो अरे यार बहुत ही लाजवाब जगह है, जिसको बोलते हैं सप्त सिंधु एरिया। और ये लोग 7 नदियों के बीच आके बसे। 7, याद रखिएगा, ये लोग जिस जगह में बसे वो 7 नदियों के बीच आके बसे। जो जगह 7 नदियों से घिरा हुआ था, इसीलिए उस जगह को बोला जाता है
सप्त सिंधु। इसमें कौन कौन सी नदियां थी? तो रावी, सतलज, ऑब्वियसली सिंधु, सरस्वती, ब्यास। ब्यास, हाँ भाई ठीक, ब्यास इत्यादि इत्यादि, मान लीजिए और कोई एक दो नदी होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जो सरस्वती नदी है, पहले इसको घग्घर नदी के बारे में बोला जाता था, बट आज के हिस्टोरियंस इस थ्योरी को गलत मानते हैं। ये बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऋग्वेद में जो सबसे महान नदी के बारे में बोला गया है, जिसको सबसे पवित्र नदी बोला गया है, उसका नाम है सरस्वती। ठीक है ना? और वो सरस्वती का जिक्र जैन अवेस्ता में भी है। और वो जो नदी है वो दरअसल अफगानिस्तान की नदी है, जिसको बोलते हैं हरखवती, और जिसका आज नाम है हेलमंद नदी। हेलमंद नदी, ठीक है ना? इसी नदी के बारे में ऋग्वेद में जिक्र किया गया है कि ये सबसे पवित्र नदी है। याद रखिएगा, इतिहास हमेशा बदलते रहता है, बहुत डायनामिक है। नया खोज हुआ, नई बातें आ गई। तो आजकल के हिस्टोरियंस वो घग्घर वाला थ्योरी तो चलता है अभी भी, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस अब उसको काटने लगे हैं। अब जो आर एस शर्मा का नया एडिशन आया है, उसमें ये बोलते हैं कि ये नदी हेलमंद है, हेलमंद नदी है, जो कि अफगानिस्तान में है, ना कि घग्घर है। ओके, अब आपको क्या आंसर लिखना है ये हम बिल्कुल आप पे छोड़ देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में अभी भी आपको शायद घग्घर ही मिले, लेकिन जो नया डिस्कवरी है वो बताता है कि ये हेलमंद नदी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये घोड़े की वजह से यहां आके बसे। अब ये जो शब्द आया है आर्य, ये जो शब्द है आर्य, ये कैसे आया? तो इस शब्द का ओरिजिन ही है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार चर्चा किया गया है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार चर्चा किया गया है। और आर्यों को विजेता, या जिसको हम लोग, लेकिन जब आर्य बोलेंगे तो हम लोग डिनोट करेंगे इंडो आर्यंस, इंडो आर्यंस। ठीक है, आर्यों के बारे में हम आपको कल बहुत सारी बातें बतलाए थे कि आर्य को कैसे पहचानेंगे, उनका रहन सहन क्या था, और वो उनके जीने का तरीका क्या था। ये सब बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कल ही बता चुके हैं, तो आज उसको रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। अब आर्य हुआ, टर्म आ गया, टर्म के बारे में आप जान गए। अब जानिए कि ये लोग इंडिया में माइग्रेशन शुरू कब किए। तो ये माइग्रेशन शुरू हुआ अप्रॉक्स 1500 BCE। कल हम आपको बताए थे कि जीव विज्ञानी बोलते हैं, बायोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये माइग्रेशन 8000 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ, लेकिन लिंग्विस्टिक आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये माइग्रेशन 2000 ईस्वी पूर्व के बाद शुरू हुआ। ठीक है, तो आप देखिए हर जगह जहां पे डाउट रहेगा मैं आपको दोनों बातें बता दूंगा, क्या मानेंगे ये आपकी इच्छा। वैसे डाउटफुल क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएगा, आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो श्योर शॉर्ट, जिसका आंसर पता हो, और अगर डाउटफुल है तो उसमें दोनों को नंबर दिया जाता है। ठीक है, अब क्या क्या हम आपको बता दें, ऋग्वेद 1500 ईस्वी में आए। हाँ, अब हम आएंगे इनके जीवन स्तर पे। कभी भी किसी भी समाज का जिक्र करना हो तो हम आपको ये पिछले कई बार बतला चुके हैं कि समाज का जिक्र 3 ही अर्थों में होगा। पहला राजनीतिक या पॉलिटिकल, दूसरा आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल, और तीसरा सामाजिक यानी कि सोशल। तो आप इन 3 चीजों की चर्चा कर दीजिए। किसी भी समाज, कोई भी राजा, किसी भी जगह का बात हो तो इन तीनों चीजों में उसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, अब तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले राजनीतिक से, कि राजनीतिक स्ट्रक्चर कैसा था। राजनीतिक स्ट्रक्चर कैसा था ऋग्वैदिक समाज का? तो सर्वप्रथम जो सबसे ऊपर होता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे ऊपर जो व्यक्ति होता था वो होता था राजन। ठीक है, राजन को गोपस्य और गोप जनस से भी कहा जाता था।
जनस से भी कहा जाता था। रीजन बीइंग कि ये जो राजा था ये उस तरह का राजा नहीं था जैसा कि अभी का राजा आपको दिख रहा है। अभी का राजा स्टैंडिंग आर्मी रखता है, उसका अपना एक महल होता है, उसका एक अपना सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये राजा वैसा नहीं था। इस राजा का काम था लोगों के लिए, लोगों के गायों की रक्षा करना, लोगों के गायों की रक्षा करना। क्यों? क्योंकि ये जो ऋग्वैदिक पीपल थे, सबसे पहली बात कि मैं आपको ये बतला दूं कि ये सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे। देयर वर नो सेटल्ड लाइफ इन अर्ली वैदिक पीरियड पीपल, नो, ये लोग सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे। ये लोग आज यहां हैं, कल कहीं और माइग्रेट करके जाएंगे, एक कल तो नहीं, इट मींस 1 महीने 2 महीने बाद कहीं और माइग्रेट करके जाएंगे, फिर कहीं और माइग्रेट करके जाएंगे। इस तरह से इनका जीवन चलता था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे। तो जब ये चलते फिरते रहते थे तो इनका धन और संपत्ति सब कुछ होता था, वो एक ही चीज था, वो था गाय। गाय इनके लिए सबसे पूज्य था, सबसे पूज्य। इनके संपत्ति के बारे में सिर्फ एक ही चीज पता थी और वो था गाय। गाय ही इनका सब कुछ था। ठीक है, तो ये जो राजा था इसका काम था गायों की रक्षा करना, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनका राजा चरवाहा हुआ करता था। ठीक है, वो लोगों से गायों को, दुश्मनों से गायों को बचाता था। और गायों के लिए जो युद्ध होता था उसको बोलते थे गविष्टि, गविष्टि। और ये युद्ध में भाग लेता था राजा। तो राजा कौन से युद्ध में भाग लेता था? गविष्टि में। ठीक है, ये राजा का काम था। राजा का अपना कोई मंत्रिमंडल नहीं होता था, याद रखिएगा। जैसे बार बार बता रहे हैं हम आपको, जैसा आज का राजा होता है वैसा राजा नहीं होता था। ठीक है, ऐसे हम धीरे धीरे और पूरी चर्चा करेंगे इसके बारे में। ऐसे बीच बीच में कोई टर्म आ जा रहा होगा, आपको लग रहा है ये टर्म कहां से आ गया, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा तो कंफ्यूजन होगा ही। अब आते हैं परिवार पे। तो सबसे जो छोटा जो परिवार होता था उसको बोला जाता था, जो सबसे निचला स्तर था उसको बोलते थे कुल। ठीक है, और परिवार के मुखिया को बोलते थे कुलप। ठीक है, कई सारे कुल मिलके ग्राम बनते थे, इनका मुखिया होता था ग्रामनी, ग्रामनी। कई सारे ग्राम मिलके विष बनते थे, इनका मुखिया होता था विषपति। ठीक है, और कई सारे विष मिलके जन का निर्माण करते थे, जिसका मुखिया होता था राजन। समझ में आया आपको? और ये राजन, इसके अंदर जितने ग्राम, विष और कुल होंगे, इनके गायों की रक्षा करने की जिम्मेवारी किसकी थी? राजन की। अगर कोई गायों की चोरी कर लेता है, कुछ कर लेता, या फिर इसके गायों को कोई लूटने आया, तो ये लोग लड़ाई करते थे, झगड़ा मतलब जो भी युद्ध करते थे, और उस युद्ध का मुखिया कौन होता था? राजन। और यही रीजन है कि जो हिंदू कल्चर है, खास करके जो ब्राह्मण कल्चर है, उसमें गायों को आज भी इतना महत्व दिया जाता है। एक बात हम और आपको बता दें कि गायों का जो दूध पीने का कल्चर है वो इंडिया का कल्चर नहीं है। इंडिया में जब ये लोग आए थे तो इंडिया में आज भी बहुत सारा कम्युनिटीज ऐसा, एक सेकंड, किसी का क्वेश्चन है ऐसा, अकेले राजा कैसे करेगा? ओह, अरे मतलब कि नहीं समझे। राजा जो आज का जो आपको राजा दिख रहा है, स्टैंडिंग आर्मी जो है वैसी नहीं होती थी। अब जैसे राजा को युद्ध करने जाना है तो राजा कुल के मुखिया, ग्राम के मुखिया, विष के मुखिया, इन सभी को बुलाएगा कि हाँ भाई लड़ाई हो गया, आ जाओ। तो सभी अपना अपना सेना लेके 5-5, 10-10, 20। याद रखिए, आज जैसा फिल्मों में आप देखते हैं वैसा कुछ नहीं होता था। और फिल्मों में हमेशा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, या सीरियल्स में जो लड़ाई होती थी वो बहुत छोटे स्तर पे होती थी, यानी कि 100 लोग इधर से 100 लोग उधर से, दोनों लड़ लिया। अब जो जीता उसका गाय वो लिया, जो हारा उसका गाय चोरी, मतलब लेके गया कोई और। तो इस तरह से होता था। और ये बहुत छोटा सामुदायिक स्तर था, बहुत छोटा समाज का स्तर था। ऐसा नहीं था कि बहुत विशाल 1-8 करोड़ या 5-10 लाख की जनसंख्या का राजा नेतृत्व करता हो। राजा के मंत्री परिषद एक तरह से कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। राजा का कोई मंत्री परिषद नहीं होता था। हम आगे आपको समझाएंगे, जस्ट इसके बाद ही बताने वाले थे।
बताते हैं, हम आपको पूरी बात बतलाते हैं। ठीक है, ये तो बीच में आ गया इसलिए ये गाय वाय का बात आ गया इसके वजह से। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको वहीं पे आ जाते हैं जो आप जानना चाहते हैं। तो ये सामाजिक स्तर था, असामाजिक स्तर नहीं, समाज में ऊपर की ओर स्तर था राज्य का। अब आगे, अब कुछ टर्म है जो आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि राजा का हेल्प कौन करता था। तो याद रखिएगा, राजा टैक्स नहीं लेता था, राजा को लोग आके दान देते थे, या दान कह सकते हैं आप, या कहिए बलि देने के लिए वस्तुएं देते थे, और राजा को सब्जियां वगैरह मिलती थी। बार बार हम आपको बतला रहे हैं कि जैसा राजा आप समझ रहे हैं आज के डेट का राजा, वैसा राजा ये नहीं हुआ करता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि राजा है तो महल इसका है और महल में राजा जी बैठे हुए हैं अकबर की तरह, मयूर सिंहासन पे शाहजहां की तरह, और लोग आके सलाम किए जा रहे हैं, वैसा राजा ये नहीं था। ये बहुत छोटे स्तर का राजा था जो 500,000 लोगों का नेतृत्व करता था। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, एक बात हम आपको फिर से बतला दें कि आज का जो राजा होता है वो जगह का मालिक होता है। याद रखिएगा, आज का राजा जगह का मालिक होता है, लेकिन ये राजा जगह का मालिक नहीं था। ऋग्वैदिक काल का राजा जगह का मालिक नहीं होता था। याद रखिएगा, ये गाय का मालिक होता था, या गाय का रक्षक होता था। मालिक भी नहीं कहिए, रक्षक कहिए। ठीक है, याद रखिएगा, इनका अपना कोई लैंड नहीं था। ये नहीं कि हाँ, जैसे आज का क्या होता है कि भाई कि भारत का नक्शा है कि जैसे आप जानते होंगे कि अकबर इतने दूर में शासन किया, औरंगजेब इतने दूर में शासन किया, शिवाजी मराठा क्षेत्र में थे, वहां तक दिल्ली तक पहुंचे, वैसा नहीं था। ये लोग का सिर्फ एक ही संपत्ति था, बार बार हम आपको बता रहे हैं, और वो थी गाय। और यही रीजन है, बार बार समझा रहे हैं हम आपको, कि ब्राह्मण धर्म में आज भी गायों को इतनी महत्ता दी जाती है। ठीक है, और ये ऋग्वैदिक काल का जो राजा था वो राजा का गायों का रक्षक था। इस बात को आप समझ जाइए जितनी जल्दी उतना अच्छा। और बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग क्वेश्चन पूछते रहिए ऐसे ही, जो भी मन में डाउट आए बेझिझक पूछिए। नहीं आएगा हम बोल देंगे कि आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ऐसा कोई चीज नहीं है मेरे अंदाज से कि आपके दिमाग में आए जो मेरे को पता ना हो। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है बेझिझक पूछिए, बिल्कुल नहीं शर्माना है, शर्माइएगा समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, अब आगे, अगर राजा के बारे में आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो समाज का सर्व प्रमुख व्यक्ति होता था वो होता था सेना प्रमुख। सेना प्रमुख जिसके बारे में आप लोग बोल रहे थे अभी, तो ये सेना प्रमुख कौन होता था? ये वही लोग होते थे, विश्रपति, वज्रपति, ऐसे इनको कई जगह पे वज्रपति का भी नाम दिया गया है, विश्वपति ही हुआ करते थे। ये वैसे लोग थे जो, ये शुरुआती का बात नहीं है, ये जो सेना प्रमुख का टर्म आया ये लेटर ऋग्वैदिक पीरियड का ये सब बात है। शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था, जो अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड था उसमें ऐसा नहीं था। ओके, अब इसके बाद 4 संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाओं की बात करेंगे हम लोग। तो इनकी 4 राजनीतिक संस्थाएं, कहीं कहीं 5 का भी जिक्र मिलेगा, लेकिन जनरली लोग 3 ही के बारे में पढ़ते हैं। पहली है सभा, समिति, गण, विधत। विधत या विधत को जो भी आपको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो पता नहीं, उसमें विधत लिखा रहता है हर जगह, तो अगर हम गलत लिखे हो तो सॉरी। गण, सभा, समिति, विधत, गण, और कहीं कहीं परिषद का भी जिक्र मिलता है। ओके, तो ये जो सभा थी ये जनरली इलिट लोगों की सभा हुआ करती थी। कई कई राइटर्स लिखते हैं कि इसमें सिर्फ ब्राह्मण आते थे, ये सिर्फ ब्राह्मणों की सभा हुआ करती थी। ठीक है, कई कई राइटर, सभी नहीं, याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूं, इतिहास में बहुत मतैक्य है, एक मतैक्य नहीं है, यानी सभी लोग एक ही बात को नहीं मानते हैं, हर लोग अलग अलग बातों को मानते हैं। ठीक है, जो जैसे स्टडी करता है उस हिसाब से अपना फिलॉसफी देता है। समिति जो थी ये राजा के काम काज में मिलाने वाली, और ये एक ऐसी सभा थी जिसमें सभी लोग जाते थे, सभी लोग इसमें जाते थे। ओके, सभी लोगों की सभा थी। ठीक है, इसमें आम से लेके इलिट सभी लोग जाते थे। विधत ये सबसे पुरानी सभा थी, ये सबसे पुरानी संस्था है। इसमें जनरली जो
किससे युद्ध करना है, किससे बात करनी है, किससे संधि करनी है, इन सभी बातों को क्या बोलते हैं उसको, विधत बोला, विधत में डिस्कस किया जाता था। जो आपको जो भी मतलब कि राज्य से संबंधित जो कार्य थे वो शुरुआत में विधत में ही होते थे। बार बार बता रहे हैं, आप बता रहे हैं फिर से, सबसे पुरानी संस्था अगर कोई पूछे तो वो थी विधत। और ये गण, ये टुक था। टुक को हिंदी में बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं कि सैनिकों की टुकड़ी, टुकड़ी, जिसको हम लास्ट में लिखे कि सेना प्रमुख जो होते थे वो इसी के मुखिया हुआ करते थे। सेना प्रमुख इसी के मुखिया हुआ करता था और उन्हें गणपति कहा जाता था। गणपति बप्पा मौर्य का नाम सुने ना आप लोग, उन्हीं को गणपति कहा जाता था, जो युद्ध में सेना प्रमुख की भूमिका निभाते थे। और परिषद, इसके बारे में उतनी किसी को ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। माना जाता है कि ये कुछ लोगों की संस्था थी जो कभी कभी आके मिल लिया करते थे। समिति का बहुत बार जिक्र है ऋग्वेद में, विधत का भी बहुत बार जिक्र है। माना जाता है कि औरतें विधत में हिस्सा लिया करती थी। सभा में हिस्सा लेने की बस एक बार बात की गई है। आपको बता दें कि औरतें विधत में हिस्सा लेने का कई बार जिक्र किया गया, लेकिन सभा में ऋग्वेद में बस एक बार जिक्र किया गया है कि औरतें हिस्सा लेती थी। और सभा के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स भी हैं कि सभा जो थी वो ब्राह्मणों की थी और एलिट लोगों की एक संस्था थी, जहां पे लोग मद्यपान यानी कि शराब पीने के लिए, जुआ खेलने के लिए और मतलब कि मनोरंजन के लिए, सुरा सुंदरी के लिए आते थे। ये एलिट लोगों का एक तरह से जमघट हुआ करता था। ये अलग अलग राइटर्स का अपना अपना थ्योरी है, ठीक है ना। लेकिन मैं टीचर हूं तो मेरा सभी के बारे में बताना काम है कि इसने ये बोला, उसने ये बोला, ठीक है। तो ये 5 संस्थाएं थी जो ऋग्वैदिक काल में कार्यरत थी। इनके बारे में हमने जाना और ऋग्वेद के राजा के बारे में सभा में जो करते थे, ठीक है। अब इसके बाद राजनीति का क्षेत्र पे चल रहे हैं ना हम लोग। हाँ, तो राजनीति में इतना ही। एक चीज और, या इनके यहां रामशरण शर्मा लिखते हैं, आर.एस. शर्मा लिखते हैं कि ये कोई आदर्श समाज नहीं था। ये लोग आपस में हमेशा लड़ते मरते रहते थे। ये लोग लड़ाई झगड़ा किया करते थे, अक्सर एक दूसरे की गायें चुरा लिया करते थे। गायें चोरी हुआ करती थी, यानी चोरी की घटनाएं बहुत होती थी। और ये लोग पुलिस शब्द से जानकार नहीं थे, पुलिस तंत्र नहीं था। ऐसा नहीं था कि लोगों की रखवाली के लिए कोई पुलिस तंत्र नहीं था, ठीक है। ये आपको राजनीतिक स्तर में जाने हम लोग। अब इसके बाद हम लोग आएंगे आर्थिक स्तर पे, ठीक है। ये हो गया राजनीति के बारे में, हमें इतना ही पता है। और भी बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन जो आपके लिए जरूरी था वो सारी बातें बता दी गई। अब इसके बाद हम लोग आएंगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे इनके, ये लोग क्या करते थे, कैसे करते थे। लास्ट में जब सारी बातें बता दूंगा तो मैं आपको एक टाइमलाइन बताऊंगा। टाइमलाइन यानी कि घटना चक्र, कि कब कब क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं हुई। क्योंकि जनरली आपसे क्वेश्चन टाइमलाइन से ही पूछा जाता है कि बताइए ये घटना कब हुई, ये घटना कब हुई, तब आपको वो आसानी रहे जानने में कि कौन सी घटना कब हुई, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले जानिए कि ये लोग खेती जानते थे, खेती का अच्छा ज्ञान था इनको, ठीक है। बट थे नहीं रियल, ये लोग पशुपालक थे। ये देवर पास्टर, नॉट देवर एग्रीकल्चरलिस्ट। ये लोग पूरी तरह से खेतीहर नहीं थे, खेती जानते थे। क्यों जानते थे? कि क्योंकि ऋग्वेद में पाल का जिक्र हुआ है, जिसको फाल बोलते हैं। पाल यानी कि क्या, पाल बोलते हैं, फाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लाउ शेयर को। और जिससे हल चलता है, आगे मुंह जो होता है ऐसे लोहे का, जो पहले बैल के नीचे जमीन में धांसते थे, जो भी हल समझिए ना, हल का आगे का मुंडी, हल का वो जो भी सिरा होता है आगे का, इंग्लिश में उसको प्लाउ शेयर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है। इसका मतलब है कि लोगों को जुताई का, बुआई का, कटाई का ज्ञान था।
ठीक है। दूसरी बात, ये लोग पशुपालक थे। ये लोग मुख्यतः क्या थे? पशुपालक थे। ठीक है। ये लोग पूरी तरीके से जानवरों पे डिपेंडेंट थे, उन्हीं का दूध पीते थे। और जनरली ये लोग मतलब दूध का ही सेवन ज्यादा किया करते थे। और मोटे अनाजों का तो जानते हैं, यव यव का सेवन करते थे। यव यानी कि जौ। उस टाइम जौ को ऋग्वेद में यव बोला गया है। यव यव खाते थे, ठीक है ना, यानी कि जौ। ठीक है। और दूध से बनी चीजों का सेवन करते थे। हम आपको बता दे रहे हैं कि इंडिया में दूध पीने का प्रचलन नहीं था। इंडिया का गोंड समुदाय जो आज भी है वो कहता है कि दूध जो है गाय का, वो गाय के बछड़ों के लिए है और बाछियों के लिए है। तो यहाँ पे दूध उतना जो दस्यु समाज था वो नहीं पीता था। ठीक है। हम आपको दास और दस्यु के बारे में कल बताए थे, अगर आपको याद हो तो, और नहीं बताए तो आज फिर हम आपको आगे डीप में बताएंगे। आने दीजिए, सामाजिक स्तर आएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है। ये लोग पशुपालक थे, पशु पालते थे। जब ये लोग पहली बार भारत आए तो इन्होंने भैंसें देखी, क्योंकि जनरली आपको दुनिया में, हम आपको एक बार और बता चुके हैं कि दुनिया में जितनी भैंसें हैं उसका 57% सिर्फ भारत में है। मोर देन 50% भैंसें सिर्फ भारत में है आज भी। तो इन्होंने भैंसें देखी तो इन्होंने गाय से मिलता जुलता इसका लक्षण होने के कारण इसका नाम रखा गवला। इसका नाम रखा क्या? गवला। ठीक है। और इसी गवला के लिए को लेके आगे अपभ्रंश होके एक शब्द बना जिसको बोलते हैं ग्वाला। ग्वाला यानी कि जो हमारे यहाँ जिसको यादव बोलते हैं, जो पूरे इंडिया में उसको यादव ही बोलते हैं। यादव समाज को पूरे इंडिया में यादव ही कहा जाता है। तो भैंस चराने वालों को उस समय गवला से ग्वाला बोला गया। भैंसों का नाम क्या है ऋग्वेद में दिया गया? गवला। याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ये पशुपालक थे, पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर थे। ये कृषि पे कर रहा हूं, पशुपालन पे थे। खेती जानते थे बट खेती पे उतने निर्भर नहीं थे। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं कि खेती पे निर्भर नहीं थे? आप बोलिए कि सर जब खेती जानते थे तो खेती पे निर्भर कैसे नहीं थे? इसलिए बाबू, क्योंकि ये लोग सेटल्ड लाइफ नहीं जी रहे थे। अभी तक सेटल्ड लाइफ इनके पास नहीं था। और कृषि का पहचान है कि अगर आप कृषि करने लगिएगा इट मीन्स आप कहीं पे सेटल्ड हो गए हैं, तभी आप कृषि कीजिएगा। भागते भागते तो आप कृषि कीजिएगा नहीं कि चलो आज यहाँ फसल लगा दिया, अब चलते हैं 6 साल बाद, चाहे 2 साल बाद अब जब घूम फिर के आएंगे तो यहां से फसल काटेंगे। वैसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आप खेती कीजिएगा अनाजों की तो अनाज तो 3 महीने 4 महीने में कटने लायक हो जाते हैं। या फिर अगर खेती करते भी होंगे तो बहुत छोटे पैमाने पर करते होंगे कि 3-4 महीने में काटा, उठाया, फिर लेके आगे बढ़ गए। ठीक है। और गायें सर इनका सबसे मूल्यवान वस्तु था। गायों में ही लेन देन होता था। गायों में ही लेन देन होता था, यानी कि अगर किसी को कुछ देना है, कुछ लेना है तो गायों का ही आदान प्रदान होता था। ठीक है। कर्ज वगैरह जो भी होता था गायों में ही डील होता था। गाय में ही हर बात डील होता था। यानी कि इनका मुद्रा क्या था? तो गाय। ऑब्वियसली मुद्रा तो था नहीं। इनके यहाँ बिजनेस कोई प्रॉपर नहीं था, यानी कि आप कह सकते हैं प्रॉपर को ही शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे, नियमित व्यापार नहीं था। नियमित व्यापार नहीं था, यानी कि ऐसा नहीं था कि लोग बाजार जाया करते थे, बाजार से गए और कुछ ये लेके आ गए, पैसा दिया और कुछ लेके आ गए। ऐसा नहीं था, व्यापार का कोई चलन नहीं था। दूसरा बात कि ये लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। मिट्टी के घरों में रहते थे। अब देखिए यहां पे थोड़ा ट्रिक है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है। ये मेरा है फिलॉसफी, आप शायद इससे आपका तारुफ इससे ना हो। अब मैं बताने का कोशिश करता हूं, शायद आपको मेरी बातें समझ में आए। मेरा मानना है कि चूंकि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। और नगरीय सभ्यता होने के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का निर्माण होता, पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। सभी लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन वैदिक सभ्यता में
मिट्टी के घर हुआ करते थे, मिट्टी के घर। आप बताइए कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ईंट का मकान छोड़ के मिट्टी के मकान में रहना चाहेगा? या फिर एक जो नगरीय सभ्यता थी, जो एक शहर बसा हुआ था, माना जाता है कि हड़प्पा का आबादी 60,000 से लेके 1 लाख तक था, या मोहनजोदड़ो का, तो उतने बड़े जगह को और उतना उन्नत नगरीय सभ्यता को छोड़ के कोई जंगलों में और गांवों में रहना चाहेगा? ये थोड़ा मानना टफ है। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन ये दिया जा सकता है कि चूंकि ये लोग ठंडे प्रदेश से आए थे, तो हो सकता है कि इनको ईंट के मकानों में, पक्के ईंट के मकानों में रहने में तकलीफ होती हो, या फिर चूंकि ये अनसेटल्ड लाइफ जीते थे, चूंकि ये एक जगह पे नहीं रहना चाहते थे, ये गायों पे आश्रित थे, उनको दिन रात चरवाही उनका करते थे, तो इसलिए भी हो सकता है कि ये लोग एक नियमित और शहरी जीवन जीना पसंद ना करते हो। ये भी एक बात कही जा सकती है। ठीक है। व्यापार बहुत मतलब कि कारीगरी जो था वो बहुत तरह का था। कारीगरी होता था, क्या क्या होता था, जैसे कि आपको कुम्हार हुआ करते थे, और ये जो कांसे वासे के बर्तन बनाते हैं उसको ठठेरा आज के डेट में बोलते हैं, या फिर जो बर्तन बनाने वाले थे वो हुआ करते थे, चाक चलाने वाले थे, पहिए बनाने वाले लोग हुआ करते थे। ये सब चीजों का इनको ज्ञान था, ये कारीगरी ये जानते थे, बट नॉट इन व्यापार के सेंस में ये सब काम नहीं होता था। फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, व्यापार का कहीं कोई सीन नहीं है। जो भी लेन देन होता था वो गायों के थ्रू होता था। ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे सामाजिक स्तर पे। देखिए मैं आपको पूरी बातें फिर से बतलाऊंगा एक टाइमलाइन के थ्रू, घटनाएं जो जो हैं। अगर आपको लग रहा हो कि सर आपने ये चीज मिस कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने कुछ मिस नहीं किया है। मैं आपको बाकायदा टाइमलाइन के थ्रू पूरी बातें बतलाऊंगा। लेकिन मैं अभी आपको 3 पक्ष जो होते हैं किसी भी समाज को समझने के, उनको क्लियर कर रहा हूं। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये 3 ही पक्ष होते हैं। सामाजिक में कुछ लोग एक चौथा सांस्कृतिक भी जोड़ देते हैं, लेकिन मैं उसको सामाजिक में ही मानता हूं। ओके। कई लोग सांस्कृतिक पक्ष भी बोलते हैं कि सांस्कृतिक, तो वो भी सामाजिक का ही हिस्सा मेरे अंदाज से है, इसलिए मैं 3 ही मानता हूं। ठीक है। अब तीसरा है आपका सामाजिक पक्ष। अब सामाजिक पक्ष कैसा था, ठीक है, ये जानेंगे। तो जैसा पूरी दुनिया का सामाजिक पक्ष था, वैसा ही इनका भी सामाजिक पक्ष था। पूरी दुनिया में 3 ही क्लास होते थे, हर जगह, ईरान हो, इराक हो, ग्रीस हो, रोम हो, जो भी उस तरह उस टाइम का कंटेम्पररी समाज था, वो 3 ही क्लास हुआ करते थे सभी में। कौन कौन से? प्रिस्ट यानी कि पुजारी, वॉरियर यानी कि जिसको क्षत्रिय बोलते हैं, और तीसरा क्लास कॉमन मैन यानी कि आम लोग, आम लोग। ठीक है। अब आपको एक बात और बता दूं कि आप लोग जनरली, आप लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि क्षत्रिय मतलब राजपूत होता है। ये बहुत बड़ा झूठ है, याद रखिएगा। क्षत्रिय हर कोई हो सकता है सिवाय राजपूतों के। राजपूत कभी क्षत्रिय नहीं हो सकते। अब कई लोगों को ये बात अजीब लगा होगा, लेकिन ये फैक्ट है। ठीक है। क्षत्रिय कोई भी, आज के डेट का कोई भी जाति हो सकता है एक्सेप्ट राजपूत। राजपूत कभी क्षत्रिय नहीं हो सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो कॉमन मैन थे, लेकिन सारी सभ्यताएं, दुनिया की जो सारी सभ्यताएं थी उसमें 3 स्टेटस था। लेकिन इंडिया में एक स्पेशल बात आई। इंडिया में एक स्पेशल बात यह आई कि इंडिया में एक चौथे समाज का उदय हुआ, जिसको बोलते हैं शूद्र, जो कि आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं आया था, जिसको बोलते हैं, जो इन चारों को मिला के इंडिया में नाम दिया गया, वर्णाश्रम। वर्णाश्रम। ठीक है। और ये जो शूद्र जो था, ये उन लोगों को जनरली लोग मानते हैं जो युद्धबंदी हुआ करते थे। ऐसे माना जाता है कि ये जो क्लास था, ये वर्ण यानी कि रंग पे आधारित क्लास था, रंग पे आधारित था। ओके। लेकिन कई थ्योरिस्ट इसको गलत भी मानते हैं, कई हिस्टोरियंस इसको गलत भी मानते हैं। लेकिन जो आर एस शर्मा जो लिखते हैं, वो कहते हैं कि ये जो शूद्र क्लास था,
एक अलग ही क्लास आया इस समाज में, इंडो आर्यंस में। वो शूद्र वो होते होंगे जो युद्ध बंदी थे, या फिर जिनको आर्यों ने हरा दिया, या फिर जिनको लूट लिया, उनको गुलाम बना के और उनको शूद्र का दर्जा दिया जाता होगा, और उनको शूद्र की श्रेणी में रखा जाता होगा, और उनसे करे काम जो पूरी दुनिया के युद्धबंदी करते हैं वैसे मुश्किल काम दिए जाते होंगे। इनको दासों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, घरेलू दासों यानी घरेलू नौकरों के रूप में। और कभी कभी इनका मालिक जो मतलब जो व्यापार होता था, मतलब जो आदमी क्या बोलते, जैसे कि गाय भैंस पालता है, वैसे इन शूद्रों को भी पालते थे, यानी कि गुलाम बना के रखते थे। मतलब कहने का सेंस कि इनको गुलाम भी बनाया जाता था। जैसे गाय भैंस आदमी पालता था, वैसे शूद्रों को भी पालते थे। और जो महिलाएं होती थी, और जो दान दिया जाता था या किसी को गिफ्ट दिया जाता था, तो कहा जाता था कि दान में, या ऐसा माना जाता है कि दान में 3 चीजें दी जाती थी: गाय, महिलाएं और शूद्र। इन्हीं 3 चीजों का दान दिया जाता था उस समय। ठीक है। और यही है 4 वर्ण, 4 जो सामाजिक स्टेटस था वो 4 प्रकार का था, जिसमें आपको प्रीस्ट, वॉरियर, कॉमन, और एक चौथा जो सिर्फ इंडिया में आया। ये क्लास पूरी दुनिया में 3 क्लास था, याद रखिएगा। आज भी पूरी दुनिया में यही 3 क्लास है। जब तक मोनार्की रहा दुनिया में यही 3 क्लास रहा, लेकिन सिर्फ इंडो आर्यन सभ्यता में या ब्राह्मण कल्चर में एक चौथा क्लास आया, जिसको बोलते हैं हम लोग शूद्र, जिसके बारे में हम आपको बतला चुके हैं कल। ठीक है। ये हो गया सामाजिक स्टेटस। और इसमें औरतों की स्थिति आपको जाननी हो, इसमें औरतों की स्थिति जान जाइए एक बार कि औरतों की स्थिति क्या थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछता है। तो औरतों को पढ़ने लिखने की आजादी थी, औरतों को बराबरी का हक मिलता था। अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली ऋग्वैदिक काल में बराबरी का हक था। हालांकि उनको कई जगह उनका निषेध था, उनका आना जाना मना था। जो अभी मैंने बताया कि 2-3 सभाओं में उनका आना जाना मना था, जाने का जिक्र नहीं है। औरतों का एक बार बस सभा में जाने का जिक्र है कि एक ही बार, पूरे ऋग्वेद में एक ही बार जिक्र किया गया है कि औरतें सभा में जाती थी। और कुछ औरतों का नाम लिया गया है, जैसे लोपा, मुद्रा, घोषा, ऐसी कुछ महिलाएं हैं। मैत्रेयी जो काफी विद्वान थी, जो विदुषी थी, वो मतलब खुद अपना बलिदान, जो पूरा गांव मिलके इंद्र को और अग्नि को बलिदान देता था, बलि देता था, उसमें औरतें हिस्सा लेती थी। कई ऐसी औरतों का भी जिक्र है जो स्वयं बलिदान देती थी बिना किसी मर्दों के सहायता के। ऐसी औरतों का भी जिक्र है। फिर आपको बता दें, लेकिन औरतें कभी मांगी नहीं जाती थी। ये बात गौर करने लायक है। यानी कि समाज पूरी तरह से पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक समाज था। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में कई बार भगवान से घोड़े को मांगने और पुत्र को मांगने का जिक्र है। पुत्र को मांगने के लिए श्लोक दिए गए हैं कि लोग मांग रहे हैं पुत्र को और घोड़े को, लेकिन कभी पुत्री मांगने का जिक्र कहीं नहीं है। पुत्री का जिक्र कहीं नहीं है। इससे इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोग चाहते थे कि उनके घर में बेटे पैदा हो, बेटियां ना हो तो अच्छा। आगे, औरतें और मर्द दोनों, पॉलीएंड्री भी था, पॉलीगामी भी था, यानी कि बहुविवाह प्रथा थी। बहुविवाह प्रथा थी। औरतें भी कई शादियां कर सकती थी। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल पूछिए अगर है तो। नहीं, बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। औरतें भी शादी कर सकती थी एक से अधिक, और मर्द भी एक से अधिक शादी कर सकते थे, दोनों। भाभी से, विधवा भाभी से शादी करने का रिवाज था। विधवा भाभी से शादी करने का रिवाज था। और क्या बोलते हैं उसको आप, औरतों की जो शादी की उम्र थी वो 16 से 17 थी। यानी कि 16 से 17 साल की उम्र में औरतों का विवाह कर दिया जाता था। विधवा विवाह, सॉरी, भाभी
जो बता दिया कि भाई की विधवा यानी कि विधवा भाभी से विवाह का प्रचलन था, विधवा विवाह का भी प्रचलन था, और औरतों की शादी 16 से 17 साल की उम्र में कर दी जाती थी। ओके, तो ये हो गया हमारा आपका सामाजिक में। और कुछ बातें अगर छूट गई होंगी तो इन ड्यू पीरियड ऑफ टाइम आई विल टेल यू एवरीथिंग। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन है अभी तक तो पूछिए, नहीं तो अब हम टाइमलाइन पे चलेंगे। मेरे को पता है मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या करें, कोर्स बहुत ज्यादा है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, समय कम है। ठीक है, इसीलिए मैं तेज पढ़ा रहा हूं, कोशिश करूंगा एक भी बात ना छूटे। हालांकि अब अलग बात है, ऋग्वेद पे 10 किताब लिखा जा चुका है, तो एक क्लास में सारी तो नहीं बताई जा सकती बातें, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है, जो कोई एग्जाम में पूछ सकता है, वैसा कोई बात नहीं छोड़ा जाएगा। पूछिए, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, बिल्कुल।